नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 19 जून 2025 और ये है यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए आज के ज़रूरी करंट अफेयर्स का पहला भाग। हो सकता है कुछ टॉपिक्स पर हमने पहले भी बात की हो, तो समझ लीजिए कि ये एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। आज हम देखेंगे कि G7 में क्या हुआ, भारत पर्यावरण के लिए क्या कर रहा है और विज्ञान में क्या नया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं G7 की। ये 51वां शिखर सम्मेलन कनाडा के कनॉस्किस में हुआ। भारत भी वहां था, एक आउटरीच देश के तौर पर। क्या खास रहा वहां? बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर बहुत सीधे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या देश तभी चेतेंगे जब खुद शिकार होंगे, और ये भी कि भाई आतंकवाद के अपराधी और पीड़ित इनको एक जैसा कैसे देखा जा सकता है। ये काफी बड़ी बात थी वैश्विक मंच पर। और भारत ने किसी पहले समर्थन वगैरह किया? हाँ, किया। जैसे एक तो था किनानिस्किस वाइल्ड फायर चार्टर। ये जंगलों की आग रोकने और वो जो 2030 तक वनों की कटाई रोकने का वैश्विक लक्ष्य है ना, ग्लासगो वाला, उससे जुड़ा है। अच्छा। और दूसरा G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान का भी समर्थन किया। ये मतलब भविष्य के टेक्नोलॉजी के लिए जो जरूरी खनिज है, उनकी सप्लाई चेन सुरक्षित करने के लिए है। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है भारत के लिए। बहुत। चीन पर निर्भरता कम करने के लिहाज से भी। और हाँ, G7 ने वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मतलब जब कोई देश अपनी सीमा के बाहर जाकर अपने आलोचकों को निशाना बनाता है, उसकी भी निंदा की। अच्छा। G7 में पर्यावरण लक्ष्यों की बात हुई। भारत में क्या चल रहा है इस पर? वो ग्रीन इंडिया मिशन, GIM, उसका कुछ अपडेट है? हाँ, GIM का एक संशोधित दस्तावेज आया है। ये मिशन आपको याद होगा, NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। 2011 से चल रहा है। हाँ, इसका मुख्य लक्ष्य तो वही है, भारत में जंगल और पेड़ों का दायरा बढ़ाना, और कोशिश है कि 2030 तक करीब 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की अतिरिक्त क्षमता बन जाए। इसमें नया क्या है इस बार? इसमें एक तो माइक्रो इकोसिस्टम पर फोकस है, जैसे अरावली, पश्चिमी घाट वगैरह, और दूसरा निजी क्षेत्र को भी साथ लाने की योजना है। ठीक है, पर्यावरण से ही जुड़ी एक और अच्छी खबर है शायद, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 साल। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। 1975 में शुरू हुई थी ये परियोजना, UNDP और FAO के साथ मिलकर। 50 साल? हाँ, और इसने कमाल का काम किया है, खासकर ओडिशा में। ओडिशा अकेला राज्य है जहां भारत की 3 देशी प्रजातियां मिलती हैं और उनके संरक्षण केंद्र भी हैं, घड़ियाल, मगर और खारे पानी वाले मगरमच्छ। अच्छा। और मजे की बात देखिए, दुनिया की लगभग 80% जंगली घड़ियाल आबादी अब भारत में है। वाह, ये तो वाकई सफलता है। इनकी कानूनी स्थिति क्या है अभी? देखिए, तीनों ही प्रजातियां वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची 1 में हैं और साइट्स के परिशिष्ट 1 में भी। मतलब इनको सबसे ऊंची कानूनी सुरक्षा मिली हुई है और इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक है। ठीक है। लेकिन IUCN स्टेटस में थोड़ा फर्क है। घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब गंभीर रूप से संकटग्रस्त, मगर वल्नरेबल यानी असुरक्षित, और खारे पानी वाला मगरमच्छ लीस्ट कंसर्न यानी अभी कम चिंताजनक स्थिति में है। समझ गया। चलिए जमीन से अब जरा ब्रह्मांड की तरफ चलते हैं। सुनने में आया है कि वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स का कुछ खोया हुआ पदार्थ ढूंढ लिया है। हाँ, ये बहुत ही रोमांचक खोज है। वैज्ञानिकों ने फास्ट रेडियो बर्स्ट्स यानी FRBs का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड का वो लापता साधारण पदार्थ, जिसे बैरियोनिक मैटर कहते हैं, उसका पता लगा लिया है। साधारण पदार्थ मतलब? साधारण पदार्थ मतलब हम, आप, तारे, ग्रह, गैस, धूल, जिनसे ये सब चीजें बनी हैं, ये डार्क मैटर से अलग है क्योंकि ये लाइट के साथ इंटरैक्ट करता है। पहले ऐसा लगता था कि ब्रह्मांड का लगभग आधा साधारण पदार्थ हिसाब में ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है। तो ये FRBs ने कैसे मदद की? ये FRBs जो हैं, ये दूर की आकाश गंगाओं से आने वाली रेडियो तरंगों के बहुत ही तेज मिलीसेकंड जितने छोटे धमाके जैसे होते हैं। अच्छा। हाँ, तो जब ये तरंगे अंतरिक्ष में फैली बहुत ही पतली गैस या पदार्थ से गुजरती हैं, तो उनकी वेवलेंथ थोड़ी सी फैल जाती है। इस फैलाव को मापकर वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा लेते हैं कि रास्ते में कितना पदार्थ था। अरे वाह। और इस तकनीक से पहली बार जो कॉस्मिक वेब है ना, मतलब ब्रह्मांड में पदार्थ का जो जाल फैला हुआ है, उसमें पदार्थ कैसे बटा है, इसका सीधा माप मिला है।
पता चला कि लगभग 76% साधारण पदार्थ तो आकाशगंगाओं के बीच के खाली स्पेस में है। बहुत दिलचस्प। चलिए अब कुछ और छोटी मगर जरूरी सुर्खियां जल्दी से देख लेते हैं। जरूर। एक तो है नोनिया विद्रोह, नोनिया रिबेलियन। ये 1770 के दशक में बिहार में हुआ था। नोनिया समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, मुख्य रूप से शोरा यानी सॉल्ट पेटरे बनाने को लेकर। अभी स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू नोनिया को श्रद्धांजलि दी गई थी। इतिहास से जुड़ा है ये तो। बिल्कुल। फिर है सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी एसएआर। नासा और आईएसआरओ का जो साझा मिशन है निसार, उसका सैटेलाइट लॉन्च के लिए श्रीहरिकोटा पहुंच गया है। हाँ, निसार की बात तो चल रही थी। सार की क्या खासियत है? सार की खासियत यह है कि ये बादलों के पार भी देख सकता है और अंधेरे में भी। मतलब मौसम कैसा भी हो, दिन हो या रात, ये पृथ्वी की सतह की एकदम साफ तस्वीरें ले सकता है। आपदा प्रबंधन, खेती, पर्यावरण निगरानी, सबके लिए बहुत उपयोगी है। ये तो कमाल की तकनीक है। और फिर है शिपकीला दर्रा। हिमाचल प्रदेश ने इसे घरेलू टूरिस्ट के लिए फिर से खोल दिया है। ये दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी यहीं से भारत में आती है। अच्छा, और एक सैन्य अभ्यास की भी खबर थी। हाँ, एक्सरसाइज शक्ति। ये भारत और फ्रांस के बीच हर 2 साल में होता है। इस बार ये फ्रांस में होगा। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को ये और मजबूत करेगा। ठीक है, तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। G7 में भारत की भूमिका, देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास जैसे GIM और मगरमच्छ प्रोजेक्ट, और उधर ब्रह्मांड में FRBs की खोज। बिल्कुल। और आप देखें तो ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। देखिए, वैश्विक स्तर पर जो नीतियां बनती हैं उनका असर जमीन पर होता है, और विज्ञान जो हमें बताता है उससे हम संरक्षण के काम बेहतर कर पाते हैं। सही कहा। और आज की चर्चा से एक बात सोचने को मिलती है, ये जो मगरमच्छ परियोजना जैसी सफलताएं हैं, 50 साल की मेहनत, ये हमें क्या सिखाती हैं? क्या लंबे समय तक टिके रहना, वैज्ञानिक तरीका अपनाना और सबसे जरूरी स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलना, यही पर्यावरण बचाने और सतत विकास का रास्ता है? इस पर सोचिएगा जरूर। खैर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।